Okay, so we have started. Good. So let us start the questions. गुड इवनिंग एवरीवन. सो आज हम लोग 10 से 15 के आसपास क्वेश्चंस देखेंगे एमसीक्यू साइंस के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से. बिफोर वी स्टार्ट, मैंने इसमें 15 से 16 एमसीक्यू बनाए हैं, जिसमें से 5 से 6 एमसीक्यू डायरेक्ट हैं, फिर 5 से 6 थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं और 4-5 जो हैं थोड़े डिफिकल्ट लेवल के हैं. अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन भी सही से बना पा रहे हो, योर प्रिपरेशन इज गुड देन. व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अब 10 ही दिन बचे हैं, हार्डली 10 से 15 दिन मैक्स. तो आई सजेस्ट कि आप, मुझे नहीं लगता है कि अब इट्स राइट टाइम टू गो फॉर टेस्ट सीरीज और ये सारी चीज़ें. ज़्यादा टेस्ट पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग ऊट पटांग से क्वेश्चन सेट कर देते हैं कोचिंग वाले अपने टेस्ट पेपर्स में. आई रिक्वेस्ट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बनाएं, और उसको इस तरह से बनाएं कि ना कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर आपको पता चलो, आपको सारे ऑप्शंस के बारे में भी जानकारी मिले. और इट्स ओके टू वेस्ट 2-3 आवर्स. मतलब आई नो कि अभी बहुत डिफिकल्ट टाइम है, स्ट्रेस हो रहा होगा. इट्स ओके टू वॉच अ मूवी, इट्स ओके टू गो फॉर अ वॉक. इवन इफ अगर आप आधा घंटा 1 घंटा इन चीज़ों में आपको लगता है वेस्ट कर रहे हो, यू आर नॉट वेस्टिंग, यू आर रेजुविनेटिंग योर सेल्फ. आप अपने स्ट्रेस बर्स्ट कर रहे हो. सो अगर आपने KGF चैप्टर 2 देख लिया, दैट्स ओके. अगर आपने कोई भोजपुरी मूवी देख ली, दैट्स ओके. कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है. हाँ, हाउएवर कि आप, यू शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट दैट ओनली, कि हाँ ये देख लिया, पार्ट 3 में क्या होगा, पार्ट 3 में प्रभास आएगा या कौन आएगा. इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है. मूवी देखो, स्ट्रेस बर्स्ट करो, देन अगेन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ न्यू zeal and enthusiasm. So let's start. The first question is, which of the following element is found in all organic compound? Before we answer this, I'd urge you to write your marks in comment section and tell us ki, how did you find this MCQ series? क्योंकि ये questions आपके कॉन्फिडेंस बूस्टर तो हैं ही, साथ में आई हैव ट्राइड टू पुट ऑप्शंस ऐसे कि आई कुड इम्पार्ट यू मोर थिंग्स. आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पता चल पाए, और दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन. और अगर आपने, चूंकि PDF आपको पहले ही मिल गया होगा, और अगर आपने सारे क्वेश्चंस बना भी लिए हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि वॉच द वीडियो. मे बी आप 2x स्पीड करके देख लो, ताकि जो हम एक्स्ट्रा इन्फो देने की कोशिश कर रहे हैं वो आप तक पहुंच जाए. एंड फॉर दोस्त जिन्होंने साइंस प्रिपेयर नहीं किया है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है. हमारे यूट्यूब चैनल पे 5 से 6 वीडियो हैं साइंस के, सारा देख लो. मुश्किल से आपको 5 घंटे लगेंगे सारा वीडियो देखने में. नोट्स बना लो, 5 घंटे में हो जाएगा. एंड कीप ऑन रिवाइजिंग दैट. आई कैन अश्योर यू कि जब आप पेपर दे के आओगे, आपके 70% ऑफ द क्वेश्चन विल बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व इजिली. 70% सही हो जाएगा. 70% मतलब 7 या 21, 21 क्वेश्चन आप सही करके आओगे श्योर शॉट उस 5 से 6 वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मोर देन वन, नन. सो इसका आंसर कार्बन हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम शुरुआत करते हैं, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो कार्बन पढ़ते हैं. कार्बन इट्स कंपाउंड टॉपिक का नाम होता है, और कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है कि एक कार्बन 4 एलिमेंट से, 4 एटम से बॉन्ड बना सकता है. CH4, राइट. एक कार्बन 4 H से बॉन्ड बनाता है, जिसको मीथेन बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when an object is under free fall, which of the following quantities is not constant? ये क्वेश्चन मेरे पास आया था कि, आई डोंट नो, somehow you people were discussing this type of question in your Telegram group. वहाँ पे कुछ confusion हो रहा था बच्चों को. So I thought of taking similar kind of question and discussing it in detail. अब देखो, इस क्वेश्चन के ना 2 आंसर हो सकते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से पहले, सबसे पहले हम देखते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. विल द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज? नो, इट विल नॉट चेंज. लेकिन अगर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाएं, तो मास भी चेंज होता है. हाउएवर हमारा जो एग्जाम का लेवल है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला नहीं है, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज. चलो, सो डी इज नॉट आवर आंसर, because d is constant, mass of the object is constant. Will the velocity of the object change? Yes, the velocity of the object will definitely change, क्योंकि
सपोज करो फ्री फॉल में है, इनिशियल स्पीड 0 होगी, हाउएवर देयर इज एन एक्सेलरेशन दैट इज g, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है उसको। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम पास हो रहा है, g है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उस हिसाब से इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, बढ़ेगी नीचे की तरफ। चलो, तो बी कुड बी द आंसर, लेकिन बी और ई आंसर हो सकता है। विल द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज? नाउ सी, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। अगर हम जमीन के आसपास हैं, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ मान लो 6400 किलोमीटर है, तो अगर मान लो मैं 10 किलोमीटर ऊपर से फ्री फॉल कर रहा हूँ या 20 किलोमीटर ऊपर से फ्री फॉल कर रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल नॉट चेंज। हाउएवर अगर मैं 3200 किलोमीटर ऊपर से फ्री फॉल कर रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन विल डेफिनेटली चेंज। लेकिन हमारे एग्जाम का जो स्कोप है, दैट डज नॉट अलाउ अस टू चेंज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। सो अकॉर्डिंग टू मी, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन कांस्टेंट। आपने पढ़ा होगा जब आई गेस 11th में पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन जब बहुत ऊपर जाते हैं तो भी चेंज होता है, और जब जमीन को खोद के जमीन के अंदर जाते हैं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। So velocity of the object changes, acceleration of the object does not change, mass of the object does not change. Will the weight of the object change? Weight क्या होता है? m into g ही तो होता है, mass into acceleration due to gravity. Mass change हो ही नहीं रहा, acceleration due to gravity change हो ही नहीं रहा, तो weight भी change नहीं होगा. So the answer of this will be velocity of the object. Obviously, this is not a constant quantity, rest other are constant. The unit of this quantity is same as that of pressure. What is the quantity? सो कह रहा है कि जो भी ये क्वांटिटी है उसकी यूनिट जो है प्रेशर के यूनिट के बराबर है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें से और किसकी किसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है? स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज अगेन फोर्स अपॉन एरिया, तो उसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो ए तो डेफिनेटली आंसर है। अगर किसी कोई स्टूडेंट ए तक भी पहुंच रहा है तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। स्ट्रेन क्या आंसर होगा इसका? स्ट्रेन नहीं होगा। स्ट्रेन स्ट्रेन क्या होता है? मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होगा न्यूटन इनटू मीटर, नहीं होगा। सो इवन इफ यू हैव गॉट द आंसर एज ए, योर प्रिपरेशन इज गुड। हाउएवर ए इज नॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, द आंसर विल बी ई, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी यूनिट जो है वो जो होता है स्ट्रेस की जो यूनिट है वही होता है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिंस स्ट्रेन डज नॉट हैव अ यूनिट, सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट जो होगी वो स्ट्रेस के बराबर भी होगी। अगर इतना नहीं भी समझ में आ रहा है, इफ यू हैव गॉट द आंसर एज स्ट्रेस, योर प्रिपरेशन इज गुड। हाउएवर मैं ये बताना चाह रहा था कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो यूनिट होती है वो भी स्ट्रेस और प्रेशर की ही यूनिट है। The positively charged part at the center of atom is? This is a good question. गुड इसलिए नहीं है कि बहुत तोप चीज है ये कॉन्सेप्ट वाइज, गुड इसलिए है क्योंकि वर्ड्स का खेल है इसमें। यहां से मैं दो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन सुनो, द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट एट द सेंटर ऑफ एटम इज। सेकेंड क्वेश्चन इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एटम इज। पार्ट को पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया। अब बिफोर आंसरिंग दिस लेट अस डेल्व थोड़ा सा। क्या है? एक एटम है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, इसलिए न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन की कोई चार्ज नहीं होती, प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर मेरा सवाल है द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एट द ऑफ द एटम, दैट विल बी प्रोटॉन। बट मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एट द सेंटर ऑफ द एटम। बहुत क्लियरली करके ये सवाल ही तुमको आंसर बता रहा है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, क्यों? क्यों कह रहा है सेंटर ऑफ द एटम पे क्या होता है? सेंटर ऑफ द एटम में न्यूक्लियस होता है, जिसका चार्ज कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। क्या वो पार्ट ऑफ एटम है? हाँ, वो पार्ट ऑफ एटम है। अगर पार्टिकल ऑफ एटम बोलता तो मैं प्रोटॉन आंसर करता, बट इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी पॉलीमर पढ़ते हैं ना, तो मैं आई वुड सजेस्ट यू कि आप दो पॉलीमर कम से कम याद करके ही जाओ, एक टेफ्लॉन और एक बेकेलाइट। ये दो आपको याद ही होने चाहिए किसके किसके पॉलीमर हैं। टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है? टेफ्लॉन है टेट्राफ्लोरोइथिलीन, जिसमें आप इथीन ले लो और उसके
4 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दो फ्लोरीन एटम से और उस मोनोमर का पॉलीमर बना दो, उसको आप बोलते हो टेफ्लॉन। विनाइल क्लोराइड किसका है? कुछ मत करो, इसमें पॉली जोड़ दो, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी। और अगर आप बेकेलाइट की बात करो तो फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड का मोनोमर का पॉलीमर बना दो तो वो बेकेलाइट हो जाता है। करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोइथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। अगर मुझे नहीं पता है, अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं इसका आंसर थायराइड मार दूंगा, बट हाउएवर यू शुड नो, यू मस्ट रीड अबाउट फ्यू ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ के जाना है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जरूर से जरूर पढ़ के जाना। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है। इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसमें से एक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसको बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को ही लव हार्मोन या फिर बाइंडिंग हार्मोन भी बोलते हैं। जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है एडीएच जिसको बोलते हैं, जिसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ये जो जिन लोगों को डायबिटीज हो रखा होता है उसमें ये कम सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से वाटर का डिस्चार्ज बॉडी से ज़्यादा हो जाता है। जब आप हाईली ड्रंक होते हो, कोई इंसान ने बहुत अल्कोहल पी रखी होती है, तो वो बहुत बार वॉशरूम जाता है सुसु करने के लिए। तो उसके साथ भी यही दिक्कत है, उसके बॉडी में भी वेसोप्रेसिन और या फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन बहुत कम हो रहा होता है, जिसकी जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जो है वो बढ़ जाता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज thyroid stimulating hormone is secreted by pituitary gland. Oxytocin is secreted by pituitary gland. Antidiuretic hormone is secreted by pituitary gland. Somatotropin hormone is secreted by pituitary gland. Somatotropin hormone को ही growth hormone बोलते हैं. Follicle stimulating hormone is secreted by pituitary gland. Follicle stimulating hormone क्या होता है? Due to this hormone in puberty, there is testosterone male and ovary in female, right? नेक्स्ट इज, बहुत बढ़िया सवाल है यार ये। द एंगस्ट्रॉम ऑफ इज अ यूनिट ऑफ। अगर आप इसका आंसर डिस्टेंस भी मारते हो, योर प्रिपरेशन इज गुड डियर। हाउएवर इसका आंसर ई है। रीजन बीइंग, एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड मीटर इज ओनली द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस विद अ डायरेक्शन इन लेमैन्स लैंग्वेज। मतलब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए एंगस्ट्रॉम जो है यूनिट ऑफ डिस्टेंस भी होगा, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। स्पीड का डिस्टेंस यूनिट नहीं होगा, क्योंकि स्पीड तो मीटर पर सेकंड होता है, तो एंगस्ट्रॉम पर सेकंड हो जाएगा। टाइम का भी यूनिट नहीं होगा। तो इसका आंसर विल बी ई, ड्यू टू मोर पार्ट, मोर देन वन, क्योंकि एंगस्ट्रॉम विल बी द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड इट विल डेफिनेटली बी द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाउएवर इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट कहाँ देखने को मिलेगा हमको? इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, जब उसमें एटम्स, न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं मतलब वो सब एटॉमिक पार्टिकल वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे हमें ये दिख सकता है। Which of the following is also called love hormone? अभी बताया मैंने आपको, ऑक्सीटोसिन को ही लव हार्मोन बोलते हैं। वेसोप्रेसिन क्या है? वेसोप्रेसिन वही है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसकी वजह से पानी यूरिनेशन ज़्यादा हो जाता है। टीएसएच क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी वजह से थायराइड का स्टिमुलेशन कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। राइट, ऑप्शन डी बना नहीं पाया यार जल्दी में। ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, सबसे बढ़िया सवाल है। इसका एम आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व करवाने नहीं है, इसका जो एम है, ये सवाल क्यों दिया गया है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। Which of the following vitamins is are not stored in liver? Okay, अब देखो, हमें पता है इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको पता है कि नहीं कि वो वाले विटामिन कौन है, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं। तो हमें पता है विटामिन डी, ए, के, ई आर फैट सोल्यूबल विटामिन। सो फैट सोल्यूबल विटामिन कहाँ स्टोर होते हैं? लिवर में स्टोर होते हैं। तो ए, डी, के तो भाई लिवर में स्टोर होता ही होता है। विटामिन B12 is also stored in liver, right? So all the four vitamins along with vitamin D, A, K, E, E यानी 5 विटामिन ऐसे हैं, D, A, K, E और विटामिन B12 जो कि लिवर में स्टोर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नन, ड्यू टू नन वाला पार्ट, मोर वाले पार्ट की वजह से नहीं, नन वाले पार्ट की वजह से। एपिकल्चर इज रिलेटेड टू
एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर हनी कीपिंग या बी कीपिंग को एपीकल्चर बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करंट से बनाया है। बी कीपिंग को एपीकल्चर बोलते हैं। आपको स्वीट रिवॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। स्वीट रिवॉल्यूशन क्या है? यही हनी कीपिंग या बी कीपिंग से रिलेटेड है स्वीट रिवॉल्यूशन। आपको एक वैन स्वीट रिवॉल्यूशन का एक वैन यूपी में अभी शुरू किया गया है, जो कि मोबाइल वैन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस। इसमें कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है आर्गन इज द थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज गैस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का अगर ब्रेक डाउन करें तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 21% है, 20.95 टू बी प्रिसाइज। थर्ड नंबर पे आता है आर्गन विच इज ऑलमोस्ट 1%, 0.93%, राइट? फोर्थ पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत मिनिस्कल है, 0.03% है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, आर्गन इज द थर्ड हाईएस्ट गैस। ही नहीं है, वो हीलियम है। हीलियम इज यूज्ड एज ब्रीदिंग गैस बाय डीप सी डाइवर्स। ट्रू, हीलियम इज यूज्ड। Radon is called stranger gas. नहीं. Xenon is called stranger gas. Xenon is the gas which is observed during earthquake. नहीं. Radon is the gas which is observed during earthquakes. ये आपको इसलिए बताया गया है, इसमें हमने आपके साथ सारे इनर्ट गैसेस का जिक्र किया है। इनर्ट गैसेस क्या होते हैं? इनर्ट गैसेस वो होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर पे इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। कौन कौन से हैं इनर्ट गैसेस? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैडन, रेनन। आर्गन के बारे में एक और जान लेते हैं। आर्गन इज यूज्ड इन इनकैंडिसेंट लैंप्स, राइट? तो ये टॉपिक आपका कवर हो गया कायदे से। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज एट अहमदाबाद। नो डियर, इट्स एट मणिपुर। इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर इज एट मणिपुर। नो, इट्स अहमदाबाद। मैंने दोनों को चेंज कर दिया। Neelmani Fukar Jr. has been conferred with 57th Gyanpith Award. No, he has been conferred with 56th Gyanpith Award. आप मुझे 57th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिफ्थ टाइम हम लोग अपने वीडियो में रिपीट कर रहे हैं। 3-4 बार रोहित ने रिपीट किया है। दिस इज द फिफ्थ टाइम ऑलमोस्ट आई एम रिपीटिंग दिस ज्ञानपीठ अवार्ड। 56th और 57th में दोनों एक ही साल दिया गया है, बट आपको ये ध्यान होना चाहिए नीलमणि फुकर जूनियर को 56th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। बिहार लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल पार्क इज एट डोबी गया। ट्रू। सो द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस विल बी दिस वन, डी वाला स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। Which of the following glands is responsible for sleep wake cycle? उठने जागने के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? थायराइड ग्लैंड ना। हाइपोथैलेमस तो बॉडी टेम्परेचर के लिए है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, अगर ये होता तो मैं आपको वहां बता देता। सो पीनियल ग्लैंड इज द ग्लैंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप वेक साइकिल। इसको सीट ऑफ सोल भी बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड को। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी। हाँ, ये प्लांट वाला मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले सबसे पहले तो सी और डी स्टेटमेंट देखते हैं। ये प्लांट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। इसमें सी और डी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेमन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। नहीं, मैंने इसको कैसे याद किया है? स्टेमन में एम आता है, सो एम फॉर मेल। सो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। M for men, oh stamen, oh correct. सॉरी, ये भी बढ़िया तरीका अभी बताया इन्होंने। MEN stamen में men है, so that is the male reproductive part of plant. Very good. Carpel, carpel is the female. If stamen is the male, then carpel has to be the female reproductive part of plant. So C और D तो गलत है dear. Now let us see A और B. A और B में क्या है? A कह रहा है xylem transports products of photosynthesis from leaves where they are synthesized to other parts of the plant. Okay, let us see. Phloem moves water and minerals obtained from soil. I think मैंने उल्टा कर दिया है। Phloem जो है ट्रांसपोर्ट करता है products of photosynthesis. Yes, phloem transports product of photosynthesis and xylem transports water and minerals, right? Which is the laughing gas? N2O or NO2? Nitrous oxide is called the laughing gas, N2O. CO plus N2 को क्या बोलते हैं? CO plus N2 को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। CO plus H2 को क्या बोलते हैं? CO plus H2 को
वाटर गैस बोलते हैं। और कोई सवाल है? नहीं, ये सारे सवाल हो गए। हाउएवर एक सवाल मैंने छोड़ दिया था, वो मैं अभी आपको कर पाऊंगा। If the speed of sound is taking to be 350 meter per second, then the minimum distance to hear echo would be। हम लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं मिनिमम डिस्टेंस इको सुनने के लिए क्या है, 16.5 याद करते हैं कुछ लोग 16.7 याद करते हैं, कुछ लोग 17 मीटर याद करते हैं। हाउएवर हमें याद क्या करना चाहिए, हमें याद करना चाहिए कि टाइम कितना लगता है इको को सुनने में, दैट इज 1/10 ऑफ अ सेकेंड। ये चीज अगर आपको पता है कि 1/10 सेकेंड लगता है इको सुनने में, क्योंकि वो कान की कुछ क्षमता होती है, तो 1/10 सेकेंड अगर आपको पता है तो बस इतना ही। ये इस क्वेश्चन का एम ही ये था कि मैं आपको 1/10 ऑफ अ सेकेंड बता सकूं। अब इको होता कैसे है, इको होता है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं और मेरी आवाज लैपटॉप से टकरा के वापस मेरे पास आ रही है और मेरे कान को सुनाई दे रही है, तो दैट इज इको। मतलब मेरी आवाज मेरे मुंह से लैपटॉप के पास गई, लैपटॉप से टकरा के मेरे मुंह के पास वापस आई, कान के पास। तो मेरी आवाज ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से वहां जाना x प्लस वहां से यहां आना 2x डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट। सो अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो मेरे को पता है डिस्टेंस 2x है, टाइम 1/10 सेकेंड है और स्पीड 350 दिया हुआ है, करेक्ट। सो 2x इज इक्वल टू, अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो 2x इज इक्वल टू 350 इंटू 1/10 सेकेंड, राइट। अब 350 मीटर पर सेकेंड है, 1/10 सेकेंड है, कैंसिल हो गया। सो 2x इज इक्वल टू 35 मीटर्स। सो x इज इक्वल टू 17.5 मीटर। आई होप आई मेड इट क्लियर। समझ में आया ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो नॉर्मली 16.5 कहीं कहीं लिख देते हैं, तो उससे जब 16.5 लेते हैं तो उस समय इसकी स्पीड क्या लेते होंगे, 16 दूनी 32, 320 के अराउंड लेते हैं, 321 मीटर। जब 16.7 लेते हैं तो 334 मीटर लेते हैं। जब 16.5 लेते हैं तो 330 मीटर लेते हैं पर सेकंड। जब 16.7 लेते हैं तो 334 मीटर पर सेकंड लेते हैं। जब 17 लेते हैं तो 340 मीटर पर सेकंड लेते हैं। तो इसलिए अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने 350 मीटर पर सेकंड ले लिया है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी 17.5 मीटर will be the minimum distance to hear echo, right? अब एक चीज जो मैं जल्दी जल्दी में सवाल नहीं बना पाया, हाउएवर मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं hardness of water, right? So the hardness of water is due to presence of what? Sodium and potassium or calcium and magnesium? ऑलवेज रिमेंबर हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ प्रेजेंस की वजह से होता है। कैसे याद रखा है मैंने, कैल्शियम मैग्नीशियम हमेशा टू पॉजिटिव आयंस होते हैं, 2+ चार्ज होता है, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+। हार्डनेस भी दो टाइप की होती है, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, इसलिए मैंने 2+ से याद रखा है। अब देखो, तो सो डज दैट मीन कि टेम्पररी हार्ड वाटर और परमानेंट हार्ड वाटर में भी कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ दोनों में ही होंगे क्या? करेक्ट, दोनों में ही होंगे। तो हाउ इज टेम्पररी हार्ड वाटर डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट हार्ड वाटर, दोनों में डिफरेंस फिर कहाँ आता होता है? तो ये कैल्शियम 2+ जो है ये केटायन वाला पार्ट है, यानी पॉजिटिव पार्ट है। दोनों में डिफरेंस जो होता है नेगेटिव पार्ट वाले में होता है, एनायन वाले पार्ट में। टेम्पररी हार्ड वाटर का एनायन जो होता है वो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स होते हैं डियर। और परमानेंट हार्ड वाटर का जो एनायंस होता है वो क्लोराइड, सल्फेट, बाइसल्फेट्स होते हैं। सो इफ आई से कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या होगा, परमानेंट हार्ड वाटर हार्ड हो जाएगा परमानेंटली या टेम्पररली? तो सबसे पहले तो डियर देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम है तो वाटर हार्ड होगा, ट्रू। परमानेंट होगा या टेम्पररी होगा, तो कार्बोनेट है तो टेम्पररी होगा। हैड इट बीन सल्फेट तो परमानेंट हो जाता। अब जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हम सोप्स के बारे में भी जान लेते हैं। सोप क्या होता है? सोप होता है कुछ नहीं, फैटी एसिड का चेन होता है जिसमें सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। मतलब उसका केटायन क्या हो जाएगा, Na+ और K+, यानी ये सिंगल प्लस है इसके ऊपर। हाउएवर हार्ड वाटर में क्या है, दो प्लस है, कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+। जल्दी जल्दी में कोई चीज मिस तो नहीं किया मैंने? लेट मी go and see it again. No, I have told you everything about this. I've told you about this.
This also I've told you. This also I've told you. Have I missed anything? Teflon you must, I told you कि पॉलीमर्स में दो ही हमें याद रखने हैं प्राइमरली, एक विनाइल पॉलीविनाइल नहीं, टेफ्लॉन यानी जिसको पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन कहते हैं, और एक बेकेलाइट फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल। ठीक है, ये भी ठीक ठाक एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ये भी बता दिया आपको, ये भी बता दिया। सो सी, वी हैव कवर्ड 16 क्वेश्चन आई गेस। द एम इज obviously to check your preparation, कैसा आपने प्रिपेयर किया है। इफ यू आर गेटिंग 8 प्लस, बॉस बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है। कुछ क्वेश्चंस जानबूझ के मैंने ऐसे सेट किए हैं कि जैसे इसमें इसमें तो चलो ठीक है, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें अगर आप स्ट्रेस पे पहुंच रहे हो प्रिपरेशन अच्छी है, अगर आप मोर पे पहुंच रहे हो तो बहुत अच्छी है, अगर आप इसमें इस वाले पार्ट में, हाँ इस वाले पार्ट में अगर आप डिस्टेंस पे भी पहुंच जा रहे हो, बढ़िया प्रिपरेशन है। अगर मोर यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पहुंच रहे हो तो ज़्यादा ही सही है। ठीक है, तो अपने मार्क्स आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इन केस यू नीड एनी मोर वीडियो ऑन साइंस वाला पार्ट, कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज, यू कैन टेल अस। आई विल ट्राई इफ आई गेट सम टाइम इन द वीकेंड। ठीक है, चलो प्रिपरेशन करो, 10 दिन 15 दिन बचा है यार, 10 दिन में जी जान लगा के पढ़ दो। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा 14-15 घंटे पढ़ने के लिए, लोग सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट 4-5-6 घंटे पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो, क्योंकि अभी 14-15 घंटे पढ़ के फालतू में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर साल भर से पढ़ा है ना, तो 4-5 घंटे भी पढ़ोगे तो ईजिली सेल थ्रू कर जाओगे, और साल भर नहीं पढ़ा है तो 14-15 घंटे भी पढ़ के अब नहीं कर पाओगे। अब तो नहीं कर पाओगे, 1-1.5 महीना होता तो कर लेते भाई, अब नहीं कर पाओगे इन 15-20 दिन में, ट्रस्ट मी। आप बहुत क्लोज चले जाओगे, अगर 100 कट ऑफ जा रहा है, यूल बी इजिली गो, यू कैन गो टिल 95-96, बट बॉस कट ऑफ क्लियर करना अब मुश्किल है अगर अभी से शुरू कर रहे हो। हाँ, कुछ कुछ टॉपिक्स जो आपने छोड़ रखे हैं, अगर आपने साइंस छोड़ रखा है तो प्लीज साइंस मत छोड़ो, क्योंकि मोस्टली हिस्ट्री तो नहीं छोड़ोगे, करंट अफेयर्स नहीं छोड़ोगे। साइंस का वेटेज अभी 2-3 बार से 30 हुआ है, पहले 20, 21, 22 पूछते थे, तो अब साइंस छोड़ने की जरूरत नहीं है। जितने वीडियोस हमारे हैं वो प्लीज एक बार देख लो, सही में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।